तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा यूनिट आप लोग को पता ही होगा कि हमारे यूनिट में हमारे फर्स्ट पेपर जो कि जनरल पेपर होता है वो उसमें हमारे 10 यूनिट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हमारा होता है टीचिंग का और उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होता है वो रिसर्च का होता है। ठीक है, वैसे तो सारे यूनिट हमारे क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूनिट वाइज हम देखें तो सभी यूनिट से इक्वल 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारे टोटल जैसा कि फर्स्ट डे में आप लोग को बताया गया था कि हमारे जो पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि 50 फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन होता है और जो 100 है वो हमारे जो पेपर होता है, जो हमारा इलेक्टिव पेपर होता है जैसे योगा, संस्कृत, तो उससे रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में से हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आना होता है, बट कभी कभी ये जो रेशियो है थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो इसीलिए जो है रिसर्च, जो हमारे 10 यूनिट है उनमें से रिसर्च जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। क्योंकि रिसर्च इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद जैसे कि आप लोग नेट करेंगे, कुछ जीआरएफ करेंगे, तो क्या होगा, जीआरएफ करने के बाद हम एक रिसर्च फील्ड में जाएंगे, पीएचडी करेंगे, है ना। तो पीएचडी करने के दौरान क्या होता है, एक रिसर्च होता है, तो रिसर्च की हमें एक अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, जिसके जो हमें क्या होता है रिसर्च फील्ड में हमें आगे बढ़ाता है या उसके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च पढ़ेंगे और रिसर्च के जो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने रिसेंट के पेपर दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि रिसर्च वगैरह से या फिर इवन फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों से ही क्या होता है, डीप क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, ये समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डीप स्टडी करना पड़ेगा कि जिससे हमें वो चीजें समझ में आए, है ना। तो जिससे हमें वो चीजें समझ में आए, इसलिए हम रिसर्च को क्या है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट जो है रिसर्च का मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। सिलेबस जो हमारा सेकेंड यूनिट का सिलेबस है जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, उसमें आपके क्या है, रिसर्च के मीनिंग। ठीक है, तो मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि मीनिंग क्या है रिसर्च का, हम देखेंगे आगे क्या होता है। फिर उसके डेफिनेशन यहाँ पे लिखा नहीं है, बट डेफिनेशन भी कुछ वैसे तो पूछा नहीं जाता है, बट आपको रिसर्च समझने के लिए उसके मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसका कोर्स समझना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसके टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है, रिसर्च हमारा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये भी चीज हम देखेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स है और आपका नेक्स्ट आता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, अप्रोच ऑफ रिसर्च, तो ये चीजें। उसके बाद क्या आता है, मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च में क्या है, किस तरह क्या क्या अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने प्योर एंड फंडामेंटल रिसर्च देखा होगा। उसके बाद क्या आता है कि एक्सपेरिमेंटल है आपका, या डिस्क्रिप्टिव है, या फिर क्रिटिकल एडिशन है, या फिर किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आप कर रहे हैं, या फिर क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटल का क्या है, डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें किस टाइप का मेथड यूज किया जाता है, हिस्टोरिकल में किस टाइप का मेथड यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है। जैसे अभी क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आता है कि एग्जाम्पल दे दिया होता है। ठीक है, कि हम एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हम एक इमोशनल स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। ठीक है, भावनात्मक जो स्थिरता है उसके बारे में हम देखेंगे, तो ये क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जब आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को समझेंगे कि उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, तभी आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में क्या है, क्या क्या स्टेप्स के थ्रू हम जाते हैं, जैसे कि आप लोग क्योंकि सभी एमएमएससी कर रहे हैं, बी, तो आपको पता होगा कि क्या क्या स्टेप्स होता है। नॉर्मल भी हम रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत तो अपने एमएमएससी में पढ़ते ही हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले हम प्रॉब्लम चूज करते हैं कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद हम एक स्टेप बनाते हैं, चैप्टराइजेशन करते हैं कि हम किस किस चैप्टर से होंगे, हमारा इंट्रोडक्शन होगा, उसमें बॉडी पार्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कंक्लूजन आएगा, फिर रेफरेंसेस आएगा। तो उसके अंदर भी काफी सारी चीजें होती है, तो पूरा स्टेप उसमें क्या क्या होता है वो चीजें भी पूछा जाता है सिलेबस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग।
जब आप स्टेप्स वगैरह कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, आपके रिसर्च जब कंप्लीट हो जाता है तो एक उसे क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। आपने जो किया 5 साल में, 3 साल में, उसको जब एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं, ठीक है। और उसी भी जब आप रिसर्च के दौरान हम क्या करते हैं, आर्टिकल राइटिंग करते हैं, मतलब कि अपने टॉपिक से रिलेटेड या फिर अपने टॉपिक के बाद भी कुछ ऐसे आर्टिकल जो 4-5 पेज का, जिसे हम रिसर्च जर्नल वगैरह में छपवाने के लिए देते हैं, तो वो आर्टिकल राइटिंग में हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके फॉर्मेट क्या होते हैं, स्टाइल क्या होता है, किस तरह के रेफरेंसिंग हम करते हैं, इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, क्योंकि अभी क्या है कि हम जितने भी रिसर्च करते हैं, थीसिस हम बनाते हैं, उसका बेसिक क्या होता है, आईसीटी के साथ जोड़ के बनाते हैं, ठीक है। अभी भी हम कर रहे हैं क्या है, आईसीटी के साथ। आप थीसिस लिखते हैं तो वो किस में लिखते हैं, वर्ड फाइल में लिखते हैं, ठीक है। और भी हम लिटरेचर रिव्यू बेसिकली हम किससे करते हैं, बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, सर्च इंजन है, जैसे गूगल स्कॉलर है, पबमेट है, और भी बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। डाटा कलेक्शन के लिए भी हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का किस तरह से हम रिसर्च में आईसीटी का एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो चीज भी आपके रिसर्च के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सॉरी लास्ट में है रिसर्च एथिक्स, ये पूरा लिखा हुआ नहीं है। एथिक्स यानी कि हमें क्या क्या, एथिक्स यानी कि क्या, नैतिक, जो नैतिक है मतलब नैतिकता, यानी कि क्या चीजें आपको मोरल वैल्यूज यूज करना है, जैसे कि हमें किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, या प्लेगरिज्म नहीं करना है। प्लेगरिज्म यानी कि जो किसी का भी हम उठा के अपने थीसिस में लिख देते हैं, उनको साइट नहीं करते हैं। तो ये सारी क्या क्या एथिक्स हैं हमारे, वो चीज भी इसमें आते हैं, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका रिटर्न सिलेबस है, जो आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं लिखी हुई है, जैसे कि आपका हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस के क्या क्या टाइप्स हैं, वो सारी चीजें इसमें नहीं लिखी हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्या आता है, आपके सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आता है कि किस टाइप के सैंपल होते हैं, हम कहाँ पे कौन सा सैंपल यूज करते हैं, उस टाइप, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और क्या आता है, आपकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैलिडिटी यानी कि आपका रिसर्च वैलिड है या नहीं, रिलायबल है या नहीं। रिलायबल यानी कि कंसिस्टेंसी, अगर एक ही रिसर्च को हम बार बार करें तो वो बार बार वही आंसर आएगा या नहीं, वही कंक्लूजन आएगा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिसर्च में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो आपके रिटर्न फॉर्म में है सिलेबस में, और जो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, उन सबको हम इसमें देखेंगे, ठीक है। क्लियर है सिलेबस सभी को? यस मैम। जी मैम। ओके। तो फर्स्ट सॉरी, फर्स्ट हम देखते हैं रिसर्च क्या है, ठीक है। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च इज ए क्रिटिकल क्वेरी इनटू चूजन प्रॉब्लम। रिसर्च क्या है, एक क्रिटिकल क्वेरी, यानी कि जो भी आप प्रॉब्लम चूज करते हैं, लाइक हम सभी इसके बाद पीएचडी कर रहे हैं, तो पीएचडी में हमें एक क्या चूज करना पड़ता है, एक टॉपिक। आप एक टॉपिक चूज करते हैं, ठीक है। टॉपिक मीन्स व्हाट, वो आपका एक प्रॉब्लम है, मतलब कि उससे रिलेटेड कोई रिसर्च हुआ नहीं है, वो अभी इस समाज में एक प्रॉब्लम की तरह है, तो उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो क्रिटिकल क्वेरी यानी कि उस प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने के लिए हम अच्छी तरह से उसकी क्वेरी करते हैं, मतलब कि उस पर इंक्वायरी करते हैं। जैसे कि हम स्टेशन में जाते हैं तो हमें कहीं जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि हमें कौन से ट्रेन मिलेगी, कितनी सारी ट्रेन है इसके लिए, और कौन सी ट्रेन कितनी बजे आएगी, मतलब कि ये क्या, एक क्वेरी, हम उनसे इंक्वायरी करते हैं। तो उसी तरह से रिसर्च भी क्या होता है, एक तरह से किसी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने के लिए क्रिटिकल क्वेरी करना, मतलब कि इंक्वायरी करना, ठीक है। उसके रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करना ही रिसर्च होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, थीसिस लिखते समय उन सभी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसर्च वर्ड है, ये जो रिसर्च वर्ड है वो कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड से आया है, ठीक है। ये जो रिसर्च वर्ड है वो कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड से। तो फ्रेंच वर्ड पहले क्या था, ओल्ड फ्रेंच, जैसे कि अभी भी हमारे भाषाओं में क्या होता रहता है, अपग्रेडेशन होता रहता है। तो पहले ओल्ड फ्रेंच था, फिर मिडिल फ्रेंच, फिर न्यू फ्रेंच, ऐसा हुआ। तो पहले ओल्ड फ्रेंच में क्या था, ये रिसर्च दो वर्ड से बना था। पहला क्या था, री, और दूसरा क्या था, सर्चियर, ठीक है। तो री और सर्चियर, सर्चियर का मतलब क्या होता है, सर्च करना, सर्चियर मतलब टू सर्च,
और री यानी कि क्या होता है, वापिस से, यानी कि अगेन सर्च, अगेन रिसर्च, अगेन टू सर्च, ठीक है। तो उस वही जो वर्ड है वो मिडिल फ्रेंच में क्या हो गया, एक ही बन गया, रिसर्ची, जिसका मतलब क्या होता है कि किसी भी टॉपिक के लिए एक्सप्रेसिव इंटेंसिव फोर्स लगाना, मतलब कि किसी टॉपिक के आंसर ढूंढने के लिए या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना पूरा फोर्स लगा देना ही क्या होता है, रिसर्च होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को रिसर्च का जी मैम। मतलब? हाँ। ठीक है, तो रिसर्च जो वर्ड है वो सबसे पहले कब यूज हुआ था, 1577, ठीक है, मतलब 16th सेंचुरी में इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया गया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है रिसर्च का, ठीक है। रिसर्च क्योंकि हमें रिसर्च समझना है तो रिसर्च के बारे में हमें उसका परिभाषा क्या होती है ये जानना होगा। तो पहला क्या है रिसर्च, रिसर्च में बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट, ठीक है। रिसर्च को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट, किसी नए चीज को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ आप लोगों ने देखा होगा, तो उन्होंने क्या किया, न्यू फैक्ट डिस्कवर किया, न्यूटन्स लॉ उन्होंने डिस्कवर किया कि जब कोई भी वस्तु है जो ऊपर से नीचे गिरती है तो मतलब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरती है, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटी की वजह से हुआ, ये सारी चीजें उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया, न्यू फैक्ट लेके आए, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये एक डेफिनेशन है कि नई चीज को खोजना या सिस्टमेटिक मेथड से एक नई चीज डिस्कवर करना, ये एक हमारा डेफिनेशन हो सकता है, ये एक रिसर्च हो सकता है। दूसरा क्या है, वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास ओल्ड फैक्ट है, मतलब पुरानी कुछ चीज है उसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करने का मतलब क्या है, उसे प्रमाणित करना, ठीक है। जैसे कि अब न्यूटन्स लॉ को लेके बहुत सारे और ऐसे फैक्ट उन्होंने, मतलब अभी के जो साइंटिस्ट आते हैं उस फैक्ट को यूज करके क्या करते हैं, और भी नए नए फैक्ट बनाते हैं उसको, या फिर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। या फिर हम जैसे क्योंकि हम योगा एंड संस्कृत वाले हैं, तो क्या है, योगा एंड संस्कृत में क्या होता है कि जैसे किसी टेक्स्ट में लिख दिया है कि मंडूकासन करने से या कोई आसन करने से क्या होता है, डायबिटीज कम होता है, ठीक है, डायबिटीज में छुटकारा मिलता है। तो उसको क्या करना, वेरीफाई करना, मतलब कि बायोकेमिकल जो टेक्निक्स हैं उसको यूज करके उसको वेरीफाई करना भी एक क्या हो सकता है, रिसर्च हो सकता है। जो भी हमारे पास ओल्ड फैक्ट हैं उनको वेरीफाई करना, ठीक है। और उसको क्या करना, देयर सीक्वेंसेस, इंटर रिलेशनशिप एंड कॉजल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब उसका सिर्फ फैक्ट को वेरीफाई करना ही नहीं, फैक्ट को वेरीफाई किए करने के साथ साथ क्या है, सीक्वेंस यूज, उसके उसको किस सीक्वेंस में करेंगे। जैसे कि अब हम कहा कि मंडूकासन करवाएंगे तो अब उसको सिर्फ क्या जाके हम मंडूकासन ही करवा देंगे, उसमें हम उसको वार्म अप करवाएंगे और भी सीक्वेंसेस यूज करेंगे, ठीक है, और भी चीजें यूज करेंगे, तो उसका क्या सीक्वेंस होगा वो चीजें हम मतलब कि ढूंढना। फिर उनमें इंटर रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, मतलब कि ये तो हमने पता कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि मंडूकासन से डायबिटीज ठीक होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसमें क्या इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक रिसर्च है, मतलब कि मंडूकासन से ठीक होता है हमारा डायबिटीज, लेकिन उसमें रिलेशनशिप क्या है, क्यों ठीक होता है, कैसे ठीक होता है, हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होता है, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या है, एक रिसर्च हो गया, ठीक है। कॉजल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि उसका पूरा एक्सप्लेन करना उसको, कैसे होता है, हम क्या हमारी फिजियोलॉजी चेंज होती है, किस तरह से उसका मतलब कि हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करना। और एंड द गवर्न नेचुरल लॉ विच गवर्न देम, ठीक है, मतलब कि और ऐसे नए नए लॉज को क्या करना, फाइंड आउट करना भी क्या है, रिसर्च है, ठीक है। समझ में आ गया रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक मेथड से न्यू फैक्ट को डिस्कवर करना। दूसरा क्या है, वेरीफाई करना किसी ओल्ड फैक्ट को, ओल्ड फैक्ट है उसका सीक्वेंस बताना, उसमें इंटर रिलेशनशिप बताना, उसका पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करना कि क्या है, रिसर्च। क्लियर है सभी को? फास्ट यस जी मैम। जी। फास्ट या फिर स्लो होता है तो फिर आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगर फास्ट या स्लो जा रहा है, फास्ट जा रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये किन्होंने कहा है, पीवी यंग ने, ठीक है, युंग ने। और दूसरा क्या है, कर्लिंगर। कर्लिंगर के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन रिसर्च का, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक
controlled empirical and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relationship among natural phenomena। मतलब कि क्या है, रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल। पहले तो ये समझिए कि हाइपोथेटिकल प्रिपोजिशन, यानी कि हम कभी भी, आप लोगों ने रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोग जो एमए कर चुके होंगे तो उन्होंने क्या किया, डेजर्टेशन बनाया होगा, ठीक है। डेजर्टेशन में हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। या हम पहले से ही अपने एक रिजल्ट को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं हाइपोथेसिस के थ्रू कि हमारा इन दोनों के बीच में हम रिजल्ट देखेंगे, मतलब ये दो वेरिएबल है, इनको जब हम करेंगे, जैसे कि हम योगा का, मैं योगा से हूँ तो योगा का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार करने से हमारा ओबेसिटी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, दो वेरिएबल है, पहला क्या है सूर्य नमस्कार है, दूसरा क्या है ओबेसिटी है। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या देखा, दो वेरिएबल के बीच में हमने रिसर्च किया, तो एक हमने हाइपोथेसिस में क्या किया, एक कंक्लूजन निकाल दिया है, प्रिज्यूम्ड मतलब कि सॉरी हम इसको क्या कहेंगे, पहले से सोचा हुआ एक कंक्लूजन निकाला कि इससे क्या होगा कि ओबेसिटी कम होगी। हाइपोथेसिस सूर्य नमस्कार करने से ओबेसिटी कम होगी, ये हमने क्या किया, पहले से ही एज्यूम कर लिया है। तो ये हाइपोथेसिस में हम एक क्या करते हैं कि स्टेटमेंट देते हैं अपने रिसर्च के लिए। तो वो रिसर्च में जब हम इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है हमें, वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। अब हमने ये स्टेटमेंट तो दे दिया कि सूर्य नमस्कार से ओबेसिटी कम होता है, तो अब वहां तक जो रिजल्ट हमने बताया है वहां तक पहुंचने के लिए वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। मतलब कि शुरू से लेके आखिर तक, पहले उसमें इंट्रोडक्शन, फिर उसका लिटरेचर सर्च करना, फिर जब हम कोई हमारे सैंपल लेंगे, उनको हम सूर्य नमस्कार करवाएंगे, उनमें पहले कितना वेट था, बाद में कितना वेट है, कितना कम हुआ, कैसे कम हुआ, तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक वे से हम कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं। दूसरा क्या है, कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड यानी कि कंट्रोल का हम और आगे समझेंगे। कंट्रोल्ड मतलब क्या होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। मतलब कि हो सकता है कि जो ओबेसिटी है, ठीक है, जब आप सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं और ओबीस हैं, तो वो हो सकता है कि बाद में वो डाइट डाइट मतलब कि डाइट फॉलो कर रहे हो, कुछ आपने डाइट नहीं दिया लेकिन वो अपने से डाइट फॉलो कर रहे हो, या आप जो योगा करवा रहे हो उसके अलावा वो जिम वगैरह भी जाते हो, तो इससे आपके रिजल्ट में क्या होगा, इफेक्ट आएगा। मतलब कि जो भी आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, मतलब कि बाहर के जो वेरिएबल हैं, वो सारी चीजों को आपको क्या करना है, जितना आप कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपका रिसर्च के मतलब रिजल्ट क्या होगा, प्रिसाइज आएगा, ठीक है। तो वो चीज भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब कि क्या होता है, जो हम खुद से अनुभव करते हैं या खुद से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम सूर्य नमस्कार करवाएंगे ओबेसिटी वालों को, तो 2 महीने हम उनके साथ रहेंगे, 2 महीने हम उनको देखेंगे, पहले उनका वेट मतलब 60 kg था, अभी उनका 50 kg है। मतलब कि ये क्या है, हमारा स्व अनुभव है, ठीक है, कि हमने उनको सूर्य नमस्कार करवाया तो उनका जो वेट है वो क्या हुआ, कम हुआ, मतलब कि हमने उसे अनुभव किया, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, रिसर्च जो है वो एम्पेरिकल होना चाहिए, ठीक है। और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, उस पर क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को सूक्ष्मतर रूप से आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे रिसर्च में होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, एंड कंट्रोल क्रिटिकल एम्पेरिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हमारे जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है, ठीक है। समझ में आ गया दोनों डेफिनेशन? किसी को कोई हाँ कंफ्यूजन है? जी। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के अब क्या है कि कुछ हमारी क्या होनी चाहिए, रिसर्च में विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। कि जब हम कोई रिसर्च टॉपिक चूज कर रहे हैं, रिसर्च को हम एक थीसिस बना रहे हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में दे रहे हैं, तो हमारे वो रिसर्च कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो कैसा हो, कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो हमारा जो रिसर्च है वो क्या है, कंट्रोल्ड होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, रिगरस होना चाहिए। तीसरा है सिस्टमेटिक होना चाहिए। चौथा क्या है, वैलिड होना चाहिए। पांचवा वेरीफिएबल होना चाहिए। फिर रिलायबल होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, एंड क्रिटिकल होना चाहिए, ठीक है। ये आपके 8 बेसिक क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक है। अब इनके बारे में हम एक-एक देखते हैं कि क्या होता है ये चीज। तो फर्स्ट आपको इसको समझने के लिए एक वेरिएबल क्या होता है, किसी को पता है आप लोगों में से वेरिएबल किसे कहते हैं? कोई बता सकता है वेरिएबल किसे? चर को। चर। चर, ठीक है, ये तो हिंदी मतलब वो हुआ, ठीक है, सही कहा आपने, चर कहते हैं मतलब वेरिएबल चर वो होते हैं, जैसे रिसर्च हो रही है तो 2 वेरिएबल्स होते हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ करा जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल मान लीजिए मतलब कि 2 आपके रिसर्च हैं, तो वेरिएबल आप कितने भी चूज कर सकते हैं, 1 या 2, ठीक है। जैसे कि हम एक क्या है आपका प्राणायाम है, प्राणायाम, और दूसरा क्या है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो प्राणायाम से क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आए, तो इसमें प्राणायाम एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो प्राणायाम में क्या है, इन दोनों में एक क्या होता है, जैसे कि हम लोग स्कूल में पहले पढ़ते थे, x इज इक्वल टू क्या होता था, y+3, इस तरह से हमारा क्या है एक इक्वेशन दिया होता था, ठीक है। तो वेरिएबल बेसिकली यही होता है। तो इसमें से ये बताइए कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट समझ में आता है, मतलब कि कौन किस पे डिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है या फिर y डिपेंडेंट है। मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा है ना सभी ने 10th तक? वाई डिपेंडेंट है। y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, पक्का? जी मैम। कैसे, देखिए हम लोग इसमें मान लीजिए y आप लोगों ने कहा कि इंडिपेंडेंट है, y की वैल्यू 1 2 3 चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम y की वैल्यू को चेंज करेंगे तो x की वैल्यू मतलब कि y की वैल्यू इंडिपेंडेंट, y इंडिपेंडेंट है क्योंकि y को अगर हम 1 रखेंगे तो x क्या है, y पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। मतलब कि इस x किस पे डिपेंडेंट है, y पे डिपेंडेंट है, मतलब कि जितना हम y को चेंज करेंगे उसी तरह से x भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। समझ में आया? तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कौन है, क्लियर हुआ क्या, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? जी। एक बार और बता दीजिए। थोड़ा फिर से बताइए ना, हाँ, क्या है ना? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे क्या है, y जो है, अगर हम y की वैल्यू को ग्रेजुअली चेंज करते जाते हैं, जैसे y का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू को अगर हम 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कि x जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, y पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जितना ज्यादा हम y को चेंज करते जाएंगे उसी तरह से x चेंज होता जाएगा, लेकिन x पे y डिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं है, y को हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ मैम, क्लियर हुआ। ठीक है। तो उस वेरिएबल जब भी आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में भी क्या होता है, ऐसे 2 या 3 वेरिएबल होते हैं, जैसे प्राणायाम और इमोशनल स्टेबिलिटी। तो प्राणायाम पे तो हम कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जितना ज्यादा हम प्राणायाम करवाएंगे या जिस तरह से हम प्राणायाम करवाएंगे तो क्या होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी पे चेंज होगा। जैसे कि हम भ्रामरी प्राणायाम 10 दिन तक करवाएंगे तो उसका इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगा घटेगा जो भी है, तो वो क्या है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राणायाम क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इसी तरह से मतलब हमारा जो भी रिसर्च होता है वो क्या होता है, 2 वेरिएबल पे बेसिकली, 2 या 3 आप वेरिएबल चूज कर सकते हैं, वहां पे जितने भी 3-4 वेरिएबल भी हम चूज करते हैं। कुछ डिपेंडेंट होता है, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, वेरिएबल क्या होता है। दूसरा आपका क्या, हाँ, कॉजिलिटी। कॉजिलिटी यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि हम लोग सांख्य कारिका वगैरह में भी सांख्य में पढ़ते हैं, क्या होता है कि कॉज एंड कार्य कारण सिद्धांत, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, किसी भी
मतलब कि कार्य के लिए उसके अंदर क्या होता है, कारण निहित होता है ना? यही चीज हम पढ़ते हैं, सांख्य कारिका में पढ़ा है आप लोगों ने। जी मैम। तो वो हाँ मैम। रिसर्च में भी रिसर्च में भी ऐसा होता है, ठीक है। हर हर किसी कार्य को कार्य के लिए क्या होता है, उसके कारण में निहित होता है। जैसे कि हम प्राणायाम, इमोशनल स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं, तो उसका एक क्या है, कारण है, मतलब कि टेक्स्ट में वो चीजें लिखी हुई है, कारण में वो चीज है, हमें उसको क्या करना है, प्रूफ करना है, आगे उसको इफेक्ट में लेके आना है, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे जो भी रिसर्चेस हैं, वो सारे में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको समझ के रखना है। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। हाँ मैम। तो जी मैम। हम देखते हैं कंट्रोल्ड, ठीक है। तो कंट्रोल्ड में जो हमने वेरिएबल पढ़ा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज दैट इन एक्सप्लोरिंग कॉजिलिटी इज इन रिलेशनशिप इन टू वेरिएबल, ठीक है। जब हम किसी दो वेरिएबल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी जो एग्जांपल लिया था प्राणायाम एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें हम देखना चाहते हैं इसमें क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जब हम इसमें देखना चाहते हैं तो हमें बाहर के जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल हैं, एक्सट्रीनियस वेरिएबल मतलब क्या, देखिए जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, एक तो हमारा प्राणायाम जो हम ले रहे हैं, ठीक है, प्राणायाम हम अपने रिसर्च में ले रहे हैं प्राणायाम, और दूसरा क्या ले रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इमोशनल स्टेबिलिटी को और भी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि उसके घर का माहौल हो सकता है, उस कैसा होगा, किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो वो इमोशनल स्टेबल नहीं हो सकता, या फिर कोई उसके पीयर जो है, जैसे कि कहीं पे काम कर रहे हैं, तो कहीं पे काम करते रहते तो क्या होता है, जो जूनियर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो उस पे भी इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छा नहीं हो सकता उनका, है ना। तो ये क्या है, उसके बाहर के वेरिएबल हैं, तो उन सबको जितना ज्यादा आप कंट्रोल में रखेंगे, कंट्रोल कहने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा नियंत्रित रखेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा प्रिसाइज आएगा। समझ में आया कंट्रोल क्या होता है? यस मैम। ठीक है, मतलब कि कंट्रोल कहने का मतलब है, देखिए ये क्योंकि योगा योगा में तो कुछ हद तक इसका मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल वे में जा रहे हैं तो, लेकिन संस्कृत वालों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जा सकता है, तो अगर आप लोग को कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज पूछिएगा, क्योंकि संस्कृत में थोड़ा क्या होता है, प्रैक्टिकल चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती है ना, मतलब वो आप लोग टेक्स्ट से रिलेटेड ज्यादा चीजें देखते हैं, तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल से रिलेटेड है और क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कंट्रोल का मतलब वही कि जितने भी बाहर के जो वेरिएबल हैं, ठीक है, जैसे अगर हम इसको संस्कृत के उसमें समझे तो कैसे होगा, कि हम किसी एक चीज पे करना चाहते हैं, जैसे हम सांख्य कारिका पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो सांख्य कारिका के बहुत सारे भाष्य तो होंगे सांख्य कारिका के, लेकिन सांख्य से रिलेटेड और भी बहुत सारी आपके पास क्या होगा, मतलब टेक्स्ट होगा, उससे मिलता जुलता टेक्स्ट होगा, लेकिन हमें उन सब चीजों को छोड़ करके केवल फोकस हमें किस में करना है, सांख्य कारिका पे अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आपका जो मतलब कि रिसर्च है वो क्या होगा, प्रिसाइज होगा, है ना। मतलब जितना ज्यादा हम टॉपिक के अंदर रहें, क्योंकि हमारा टॉपिक किसी एक चीज को हम पकड़ते हैं तो वो बहुत ब्रॉडर टॉपिक होता है, लेकिन हम उसे जितना ज्यादा प्रिसाइज करेंगे, जितना उसे छोटे दायरे में लेके आके एक प्रिसाइज, जैसे कि हमारा क्या है, हम जब देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन हम रिसर्च करते हैं तो क्या वो जितना ज्यादा नैरो होता है, नैरो माइंडेड नैरो नहीं, लेकिन जितना ज्यादा आप अपने टॉपिक को नैरो करेंगे, जितना ज्यादा आप उसे प्रिसाइज करेंगे, उतना ही आपका रिजल्ट भी क्या होगा, प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो कंट्रोल का मतलब ये हुआ, समझ में आया। फिर दूसरा क्या है, रिगरस। रिगरस का मतलब क्या है, सख्त, मतलब कि द प्रोसीजर फॉलो टू फाइंड आंसर द क्वेश्चन आर रिलेवेंट, एप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड, ठीक है। मतलब कि जो भी आप रिसर्च का के लिए प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, प्रोसीजर यानी कि स्टेप फॉलो कर रहे हैं टू फाइंड द आंसर, आपके आंसर को लाने के लिए, आपके क्वेश्चन है जो आपका प्रश्न है उसके उत्तर ढूंढने के लिए आप जितना रिलेवेंट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उस मेथड को, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, या तो हम बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, या फिर फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो जितना रिलेवेंट, जितना अच्छा मेथड आप यूज करेंगे, उतना ही क्या होगा, वो आपका रिसर्च है वो प्रिसाइज होगा और उतना ही वैल्यूएबल होगा, ठीक है। और अप्रोप्रिएट यूज करना है, मतलब कि अब देखिए
मतलब कि जैसे मैंने दिल्ली का ही एग्जांपल दिया, तो दिल्ली में क्या होगा कि हमारे लिए क्या एप्रोप्रिएट है, जैसे कि कोई जो बड़े लोग हैं उनके लिए एप्रोप्रिएट फ्लाइट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, मतलब ट्रेन हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जो आपके दायरे में है, जितना आप कर सकते हैं, तो उस तरह से जो एप्रोप्रिएट मेथड है, ताकि उससे आपका मतलब कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है, हमारा फंड कितना हमें लग रहा है। जैसे कि एक रिसर्च करने के लिए आप 15 लाख 20 लाख लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब कि जितने कम फंड में आप जितना अच्छा रिसर्च कर पाए, ठीक है, तो वो उस तरह से अप्रोप्रिएट मेथड यूज करके हमें क्या करना है, रिसर्च करना है। और क्या होना चाहिए, जस्टिफाइड, मतलब कि वो पहले से जस्टिफाइड होना चाहिए, मतलब कि वो मेथड सही है ऐसा जस्टिफाइड होना चाहिए, तो वैसे मेथड हमें यूज करना है। उसे हम क्या कहते हैं, रिगरस कहते हैं। मतलब कि हमारे रिसर्च में जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। ये टॉपिक इस तरह से आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि आपका रिसर्च कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, रिसर्च का प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। ये सेम टू सेम वर्ड ही उसमें आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ठीक है, आपका रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत ही आता है। और तीसरा हमारा क्या है, सिस्टमेटिक, मतलब कि क्या है, द प्रोसीजर अडॉप्टेड टू अंडरटेकन इन्वेस्टिगेशन फॉलो टू सर्टेन लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। मतलब कि हम शुरू में ही हमने देखा कि रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक वे टू एक्वायर द आंसर, ठीक है। मतलब कि हम किसी क्वेश्चन को आंसर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो वो जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस उसका होना चाहिए। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे आप लोग के लिए कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि सिस्टमेटिक वे क्या होता है, हमारा सीक्वेंस क्या होता है किसी मतलब थीसिस बनाने का या फिर आपके रिसर्च करने का सीक्वेंस, किसी को पता है, कोई बता सकते हैं? फास्ट तो नहीं हो रहा है आप लोग के लिए? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. हाँ बताइए, और मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? जी हाँ, जी आ रही है। सिस्टमेटिक, पता है आप लोगों को इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कोई बता सकते हैं? जो रिसर्च के स्टेप्स होंगे वही होंगे ना, सिस्टमैटिक फॉर्म। नहीं, जैसे कि आप आंसर लिखते हैं, ठीक है, आप लोग एमएमएससी में होंगे, आंसर लिखा होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले आंसर लिखते हैं। कोई क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर हमें लिखना है, तो हम पहले क्या करते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है। फिर आपके उसका पूरा बॉडी लिखते हैं, बॉडी यानी कि आपके जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, जैसे कि सांख्य दर्शन में प्रमाण के बारे में बताइए, तो उसमें क्या होगा कि पहले आप एक इंट्रोडक्शन देंगे कि सांख्य क्या है, सांख्य के ऋषि कौन है, क्या है, ये सारी चीजें। फिर सांख्य में कितने तरह के प्रमाण बताए गए हैं, उसके क्या क्या मतलब है, उसके अंदर और भी क्या चीजें। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन देते हैं, है ना, यही एक प्रोसीजर होता है हमारे आंसर लिखने का, ठीक है। जी मैम। तो जी इसी तरह से रिसर्च करने का भी क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है ना। मतलब कि पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते हैं। हम कहीं भी आप जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आप एक टॉपिक सेलेक्ट करो कि आप किस एरिया में अपना रिसर्च करना चाहते हो। फिर आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि क्या क्या लिटरेचर हमें वो करना है ना। मतलब कि उसमें पहले कितने रिसर्चेस हुए हैं, क्या क्या हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, उस लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपना टॉपिक चूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि टॉपिक जो हमने चूज किया है उस पे और हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन कितने सैंपल लेंगे, क्या चीजें करेंगे, कौन सा डाटा कलेक्शन मेथड लेंगे, तो ये सारी चीजें हम चूज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल क्या लेना है वो चूज करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कौन सा डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। फिर डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे, डाटा हमारा एनालिसिस कैसे करेंगे, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्या है, उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है रिसर्च करने का। तो उसी तरह से हमारा जो भी हम प्रोसीजर ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। क्लियर है, 3 पॉइंट आपके क्लियर है कैरेक्टरिस्टिक में से?
जी मैम। पहला आपका जी होना मैम। चाहिए कंट्रोल, दूसरा रिगरस यानी कि रिलेवेंट, एप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड, तीसरा आपका है सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका क्या है चौथा और पांचवा जो है वैलिड एंड वेरीफाइड। ये चीज यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। पहला क्या है वैलिड, वैलिड यानी कि क्या है वैध, वैध। ठीक है, पता है आप लोग को इसका मतलब? जी मैम। क्या है बताइए, थोड़ा सा बताइए वैलिड मतलब क्या होता है? बता सकते हैं एनीवन? ये देखिए टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे मतलब कि जब हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक आप लोग को ही समझना है, हम तो सिर्फ पढ़ा के चले जाएंगे ऐसा होगा, है ना? अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग को चीजों को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा एक दूसरे से। ठीक है, तो वैलिड मतलब क्या होता है, दिस कंसेप्ट दैट वॉट एवर यू कंक्लूड। ठीक है, मतलब कि जो भी आपने कंक्लूजन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग इज करेक्ट एंड कैन बी वेरीफाइड टू द अदर। ठीक है, जैसे कि हमने निकाला एक जो शुरू में ही मैंने एग्जांपल लिया था उसी को मैं ले लेती हूँ कि सूर्य नमस्कार से क्या होता है ओबेसिटी कम होता है। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा बॉडी फैट है वो क्या होता है कम होता है। ये हमने अपने रिसर्च में एक थीसिस बना दिया, एक रिसर्च कंक्लूजन निकाल के दे दिया लोगों को। ठीक है, कि आप जब आप वो करेंगे सूर्य नमस्कार करेंगे, उसमें पूरा आप मेथड बताएंगे कि दिन में 20 बार करना है, 3 महीने तक करना है, 5 महीने तक करना है, जो भी आप पूरा एक मेथड बता के देंगे तो वो चीज क्या होगा आपका एक कंक्लूजन आपने निकाल के दे दिया है कि जो आप रिसर्च करेंगे, आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपकी ओबेसिटी कम होगी। तो ये वैलिड होना चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई और इंसान इसी रिसर्च को अगर दोबारा करता है, ठीक है, तो उसका वही रिजल्ट आना चाहिए। जिस तरह से आपने प्रोसीजर यूज किया है, जिस तरह से मेथड आपने यूज किया है, उसी मेथड को अगर फॉलो करते हुए कोई इंसान इसको दोबारा से वेरीफाई करना चाहता है, आपके रिसर्च को प्रमाणित करना चाहता है, ठीक है, या चेक करना चाहता है, तो वो वही रिजल्ट आना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं वैलिड कहते हैं। समझ में आया वैलिड क्या है? तो जी। वैलिड, वैलिड क्या है एक्यूरेसी, यानी कि जो भी आपने रिजल्ट दिया है वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, या कोई और अगर उसको चेक करें तो उसका वही रिजल्ट आए, तो ये क्या है एक्यूरेसी है। या ना, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि वैलिड कैसा होता है, एक्यूरेट होता है, कंसिस्टेंट होता है, या फिर रिलायबल होता है, इस तरह से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा वी एंड ए। VA यानी कि वैलिड क्या होता है एक्यूरेट होता है। जब आपका रिसर्च वैलिड होता है तो वो बार बार जब हम उसको करते भी हैं तो वो क्या होता है वही रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा करेक्ट रिजल्ट आपको वही देगा। वेरीफाई अगर कोई उसको करता है, कोई दूसरा इंसान उसको चेक करना चाहता है, जैसे कि हम इसको नॉर्मल उससे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा वेइंग मशीन होता है या फिर थर्मामीटर होता है, तो वो क्या करता है अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 104 है तो वो 104 मेरे में भी दिखाएगा, अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर 104 है, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 104 है तो आपके में भी वो 104 ही दिखाएगा। मतलब वो क्या है वैलिड है ना? कितनी बार भी हम उसको करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा वही आएगा, मतलब करेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट इसी से दूसरा क्या होता है रिलायबल। रिलायबल क्या होता है, रिलायबिलिटी इज ए डिग्री टू विच रिसर्च मेथड प्रोसीजर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, मतलब कि जो आपने प्रोसीजर यूज किया है अगर उसी प्रोसीजर को यूज करके कोई इंसान उसको दोबारा से करता है तो उसमें क्या होना चाहिए वही रिजल्ट बार बार आना चाहिए। ठीक है, तो वो ये क्या है कंसिस्टेंसी। समझ में आ गया वैलिड एंड रिलायबल? जी मैम, दोनों में डिफरेंस क्या है मेन वैलिड और वेरीफाइड एंड रिलायबल में? वैलिड मतलब कि जैसे कि आपने जो रिजल्ट मतलब कंक्लूजन निकाला है अगर उसको वेरीफाई किया जाए, ठीक है, तो वो क्या कोई दूसरा अगर उसको करता है तो वही रिजल्ट आना चाहिए।
उसको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपने एक सेट किया, तो उसमें अगर वो उसको दोबारा से वेरीफ़ाई करना चाहे तो वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि वही रिज़ल्ट आना चाहिए। दोनों लगभग सेम है। रिलायबल यानी कि क्या है? कंसिस्टेंसी, यानी कि बार-बार जब हम उसको करते हैं, तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि अगर एक ही चीज़ को हम बार-बार कर रहे हैं, तो वो वही रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है? तो ये रिलायबल है। लेकिन वैलिड और रिलायबल में थोड़ा-सा बस डिफरेंट है कि रिलायबल जो है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है? जैसे कि हमारा मान लीजिए एक वेइंग मशीन है, मतलब कि वेट करने वाला जो मशीन होता है, ठीक है? वो बिगड़ा हुआ है, वो हमेशा 2 केजी क्या करता है, ज़्यादा वेट दिखाता है। जैसे मेरा वेट है 50, तो वो क्या करेगा, 2 केजी ज़्यादा वेट दिखाता है हमेशा, मतलब कि हमेशा वो 52 केजी दिखाएगा, ठीक है? आपका वेट है 60, तो 62 वो आप जब उसमें वेट करेंगे तो आपका वेट क्या दिखाएगा, 62 दिखाएगा। मतलब कि ये भी क्या है, रिलायबल हो रहा है, यानी कि बार-बार वो रिजल्ट दे रहा है, वो क्या दे रहा है, कंसिस्टेंसी है उसमें, लेकिन वो क्या है, वैलिड नहीं है। समझ में आया डिफरेंस क्या है उसमें? यस मैम। जी मैम। ठीक है, मतलब कि हर कंसिस्टेंट चीज, हर जो चीज बार बार वही चीज दिखा रही है, वो वैलिड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी वैलिड है वो रिलायबल होगा ये जरूरी है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है कि जो वैलिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिलायबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो रिलायबल हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना वैलिड हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि जो भी चीज अगर आपका वैलिड है, अगर वो सही आंसर दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आप उसको बार बार भी करेंगे तो भी वो क्या होगा, उसमें रिलायबिलिटी भी रहेगी। लेकिन हर रिलायबल चीज, हर जो चीज जो बार बार गलत दिखा रहा है, बार बार गलत दिखा रहा है, तो उसको हम वैलिड नहीं कह सकते, ठीक है? समझ में आ गया? जी। अब उसके बाद देखिए, द रिसर्च इज रिलायबल व्हेन वन मेजरमेंट इज डन वेरियस टाइम एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिजल्ट शुड बी सेम, ठीक है? मतलब ये रिलायबल का ही है। एक ही रिसर्च को जब हम बार बार करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसका रिजल्ट सेम आता है, तो वो रिलायबल होता है। अब इसमें ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी में क्या है, तो यही है, वैलिड इज ऑलवेज रिलायबल, ठीक है? जो आपकी वैलिड चीज है वो हमेशा क्या होगी, रिलायबल होगी। ये क्वेश्चन आपके जो आता है ना असर्शन एंड रीजन वाले में, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका अपोजिट सही नहीं है। मतलब कि हर रिलायबल चीज वैलिड होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर वैलिड चीज जो है वो रिलायबल होगी ये जरूरी है, ठीक है? वैलिड मीन्स एक्यूरेट, ठीक है? वैलिड मतलब क्या है, एक्यूरेट, एंड रिलायबल मीन्स क्या होता है, कंसिस्टेंट, यानी कि बार बार एक ही चीज का। वैलिड इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबल। वैलिड क्या है, रिलायबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये 4 पॉइंट यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे के जो पॉइंट्स है हमारे। उसके बाद क्या है, एम्पेरिकल। शुरू में ही हमने एक एम्पेरिकल चीज देखा है। एम्पेरिकल मतलब कि स्व अनुभव, एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है? जो भी हम रिसर्च करते हैं वो कैसा होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है? दिस मीन्स that any conclusion drawn are based upon hard evidence gathered from the information collected फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, ठीक है? मतलब कि जो भी आप कंक्लूजन दे रहे हैं, जो भी आपके रिजल्ट दे रहे हैं, आपका कंक्लूजन दे रहे हैं अपने थीसिस में या फिर अपने रिसर्च में, तो वो कैसा होना चाहिए, हार्ड एविडेंस गैदर्ड, मतलब कि आपने जो एविडेंस या कंक्लूजन दे रहे हैं उस पे पकड़ होनी चाहिए। एविडेंस आपका हार्ड होना चाहिए, हार्ड यानी कि ठोस होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने ये सोचा कि सूर्य नमस्कार से ओबेसिटी कम होती है, ठीक है? ये सोचा हमने, उसी सोच पे हमने थोड़े बहुत रिसर्च के इधर उधर देखे और हमने वो कंक्लूजन दे दिया, तो ये क्या होगा, एम्पेरिकल नहीं होगा, मतलब कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, किसी 10-15 लोगों को, 20 लोगों को
करा मतलब कि गैदर करके फिर उनको सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी 2 महीने 3 महीने तक। उसके बाद उनके बीएमआई को मेजर करना पड़ेगा, पहले कितना था, अभी कितना है। तो ये जब एविडेंस गैदर करते हैं, उस एविडेंस बेस्ड पे जब आप रिजल्ट देते हैं, कंक्लूजन देते हैं, तो वो क्या होता है, एम्पेरिकल होता है। तो रिसर्च में यही मांग होती है कि हमारा जो भी रिजल्ट है वो कैसा होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए। अगर हम इसको थ्योरेटिकल बेसिस पे भी देखें तो क्या है, जैसे कि कोई भी चीज आप ले रहे हैं, सांख्य कारिका में प्रमाण का ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रमाण कैसा होना चाहिए। अब उसमें हमने देख लिया, एक जगह से हमने 1-2 जगह से पुस्तक पढ़े सांख्य कारिका के, और उसमें हमने एक कंक्लूजन निकाल के दे दिया कि सांख्य कारिका में इतने इतने प्रमाण है। उसमें हमने कोई अपना चीज नहीं दिया, ठीक है। अपने रिसर्च मतलब क्या, न्यू चीज को इन्वेंट करना या फिर ओल्ड फैक्ट है उसको वेरीफाई करना। तो आपने कुछ भी नया नहीं दिया, ठीक है। तो उसपे हमें क्या है, जब आप थ्योरेटिकल चीजें भी कर रहे हैं तो उसमें कितनी चीजें अभी तक हो गई हैं, पहले क्या थी, अभी क्या चल रहा है, उसके बीच में क्या गैप है, वो सारी चीजों को जब आप गैदर करते हैं, अच्छी तरह से उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जब आप कोई कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वो क्या होगा, एम्पेरिकल होगा। एम्पेरिकल मतलब यहाँ पे कोई, हम बेसिकली अभी क्या होता है एम्पेरिकल, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल को ले लेते हैं, ठीक है। तो एम्पेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, चाहे वो थ्योरेटिकल है, चाहे वो प्रैक्टिकल है, या किसी भी तरह का आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपका ऑब्जर्वेशन कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है अपने रिसर्च के लिए, वो क्या है, एम्पेरिकल है। तो हमारा जो भी रिसर्च है वो कैसा होना चाहिए, एम्पेरिकल बेस्ड होना चाहिए, मतलब कि एक्सपीरियंस बेस्ड या फिर ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी कि क्या होता है कि आप उसको कितना अच्छी तरह से, क्रिटिक्स जैसे कि उसमें भी होता है, क्रिटिक्स में क्या करते हैं हम लोग, आलोचना करते हैं किसी चीज का, जैसे कि हम संस्कृत वगैरह के टेक्स्ट में देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि उन चीजों में क्या गलत है, क्या सही है, उन सब चीजों का पूरा एक इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, मतलब कि उसमें जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं तो उसमें सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। जैसे हम एक्सपेरिमेंटल भी ले रहे हैं, तो अगर हम उस बीच में हमें कोई ऐसी चीजें आई जो कि हमारे लिए सही नहीं थी, मतलब कि हम नहीं कर पा रहे थे, है ना, मतलब किसी इन्वायरमेंट में वो चीज नहीं कर पाए, तो वो भी चीज हमें क्या है, रिसर्च में बताना है कि ये सारे चैलेंजेस हमें आए, ठीक है, ताकि बाद में जो भी उस रिसर्च को पढ़े तो वो क्या हो, उन चीजों को समझे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो जो भी हमारे क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि जो भी हमें हुआ, गलत हुआ, या फिर जो हमें सही एक्सपीरियंस हुआ, जो हमें बुरा एक्सपीरियंस हुआ, उन सब चीजों को अपने रिसर्च में एक स्थान देना और उन सब चीजों को बताना ही क्या है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। जो भी हमारे ड्रॉबैक्स हैं उनको भी बताना, और जो हमने अचीव किया उसको भी बताना, ठीक है। फिर क्रेडिबिलिटी और वेरिसिटी। क्रेडिबिलिटी और वेरिसिटी मतलब क्या है, क्रेडिबिलिटी यानी क्रेडिट देना, ठीक है। जो भी आपने रिसर्च किया, तो हम क्या करते हैं, हम पूरा 200 पेज का रिसर्च अपने वर्ड से ही तो नहीं लिखते हैं, हम किसी का रेफरेंस लेते हैं, किसी बुक को पढ़ते हैं, वहां से रेफरेंस लेते हैं, या किसी को एज इट इज कोट करते हैं। तो उन सब चीजों को क्या करना, विदाउट प्लेगरिज्म, मतलब कि प्लेगरिज्म ना करते हुए, जो भी हमने जिसका भी लिया है उन मैटर को उनको क्या करना, क्रेडिट देना, साइट करना ही क्या होता है, क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आया क्या, इसमें 7-8 पॉइंट थे, वो सारी चीजें समझ में आई आप लोग को, यस मैम, समझ में आया। ठीक है। अब जी मैं मैडम। ये सारी चीजें ठीक आप है। लोग को नोट भी करते जाना है, ताकि आप लोग आगे भी, क्योंकि इसमें इंग्लिश में भी है, और जिनको हिंदी में अगर समझना है तो वैसे तो मैं हिंदी में ही सारी चीजें बता रही हूँ आप लोग को, और जो चीजें इंग्लिश में है वो इंग्लिश में भी है, ठीक है। और इंग्लिश में भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर हिंदी में कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, जिनको हिंदी में से पढ़ना है, तो वो चीज भी आप बता सकते हैं। बाकी ये सिंपल चीजें हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो रिसर्च जो है हमारा क्या है, फ्रेंच वर्ड से बना है, रिसर्च है, जिसका मतलब होता है कि एक्सप्रेसिंग इंटेंसिव फोर्स टू सर्च एनीथिंग, ठीक है। किसी चीज को सर्च करने के लिए अपना पूरा फोर्स लगा देना, अपनी पूरी ताकत लगा देना, ही क्या है, रिसर्च है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, डेफिनेशन क्या क्या होता है, मतलब कि पीवी योंग ने क्या कहा है कि सिस्टमेटिक मेथड होता है टू डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट, वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट, यानी कि कोई पुरानी चीज है उसको वेरीफाई करना, या उन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप बनाना बताना, या फिर उनका अच्छी तरह से, जैसे कि शास्त्र में बेसिक ये चीज होता है कैजुअल एक्सप्लेनेशन, कॉजल एक्सप्लेनेशन, ये शास्त्रों में ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि क्या है कि जो चीजें पहले के ऋषि जो होते थे वो क्या करते थे, उसको डिक्टेशन फॉर्म में लिखते थे, मतलब कि छोटे छोटे, या फिर उनको की वर्ड्स में लिखते थे, उसको एक्सप्लेन करना, उसका उन समय उनका क्या मत रहा होगा, उसको हम कैसे अभी, तो ये सारी चीजें क्या है, कॉजल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जो भी चीज वहां पे लिखी है उसका उस समय के परिप्रेक्ष्य में क्या उसका मतलब रहा होगा, तो वो चीज को अभी के समय में एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या आता है, रिसर्च में आता है। फिर एम्पेरिकल, क्रिटिकल, सिस्टमेटिक, कंट्रोल, ये सारी चीजें हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखेगी, है ना। तो ये सब हमारा क्या होता है, रिसर्च होता है। ठीक है, फिर हमने 8 कैरेक्टरिस्टिक देखे। पहला क्या है, कंट्रोल, यानी कि जो भी 2 या 3 वेरिएबल लिए हैं, उसके अलावा जो भी अन्य वेरिएबल हैं, जो भी ऐसे वेरिएबल जो आपके रिसर्च को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके रिसर्च के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल को हमें क्या करना, कंट्रोल में रखने की कोशिश करना ही क्या है, आपका कंट्रोल है। रिगरस, यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट यानी कि सही होना चाहिए, मतलब जो भी आप रिसर्च में मेथड यूज कर रहे हैं वो उस तरह से, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ मेथड हम यूज कर लेते हैं या फिर कोई सैंपल टेक्निक यूज कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे रिसर्च के लिए बना ही नहीं होता है, वो उस रिसर्च में हम उस मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो वो चीज हमारे लिए क्या सही है, क्या हमारे लिए सही मेथड है, या फिर हम हमारे पास कितना फंड है, उस फंड के हिसाब से हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, वो चीज हमें वेरीफाई करना, या फिर वो चीज को समझना क्या होता है, रिगरस होता है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि आपने इतना बड़ा टॉपिक ले लिया है कि आपके 10 साल में भी कंप्लीट नहीं हो सकता, तो वो भी रिगरस के अंतर्गत ही आता है कि हमें, हमारा एक लिमिट है, लिमिटेशन है कि हमें पीएचडी जो है वो मैक्स टू मैक्स 5 ईयर में हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमें कैसा टॉपिक लेना चाहिए, कौन सा प्रोसीजर लेना चाहिए, कितना हम कर सकते हैं इतने समय में, वो सब चीज को क्रिटिकल एनालिसिस करके हमें चूज करना ही क्या है, रिगरस है। ठीक है, फिर सिस्टमेटिक क्या होता है कि जो भी हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक, जैसे कि हम ऐसा तो नहीं करते कि कंक्लूजन को शुरू में लिख दिया, इंट्रोडक्शन को लास्ट में लिख दिया, है ना, ऐसा तो नहीं करते। तो वो एक क्या है, सिस्टमेटिक वे से हमें कंक्लूजन तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, यहाँ पे सिस्टमेटिक कहा गया। ठीक है, वैलिड एंड रिलायबल, वेरीफिएबल, ये तीनों लगभग सेम ही है। इन तीनों को थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंसिएशन है कि वैलिड यानी कि जो भी चीज आप कर रहे हैं उसका आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कभी-कभी क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को या अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, अपने हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने डाटा में मैनिपुलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो वो वैलिड नहीं है ना, मतलब कि अपने डाटा को मैनिपुलेट करके हम अपने हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सही नहीं है। तो वो सारी चीजें को हमें देखते हुए हमारा जो रिसर्च है वो कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वेरीफाई अगर कोई करना चाहे उसे तो वेरीफाई कर सके, और रिलायबल अगर उसको बार बार उसी मेथड से यूज किया जाए तो वो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी, यानी कि बार बार उसका आंसर वही आना चाहिए। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, इम्पेरिकल। इम्पेरिकल में क्या होता है कि आपके स्व अनुभव पर आधारित होना चाहिए या फिर ऑब्जर्वेशन पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने दिमाग में ही ख्याली पुलाव बनाया, हाइपोथेसिस बनाया जैसे, और लास्ट में कंक्लूजन भी आप ख्याली पुलाव में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब कि जो भी आप रिजल्ट दे रहे हैं वो आपका कैसा होना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। फिर आपका क्या है, क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी कि एक अच्छा खासा उसमें आपका डाटा गैदर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो भी आप शुरू से लेके आखिरी तक जो चीजें कर रहे हैं वो क्रिटिकल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर तक जाके सूक्ष्मतर लेवल पर आपको वो चीजें बतानी है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो चीज क्या आती है, क्रिटिकल में आती है। क्लियर है, जी मैम। यहाँ से कोई डाउट किसी को? जी मैम क्लियर है।